प्रिय दोस्तों, नमस्कार। कमांडर सुधीर कुमार एक बार फिर आपके सामने रूबरू हो रहे हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर। वो महत्वपूर्ण मुद्दा है कि भारत के जो 8 साल 4 महीने के करीब जो मोदी जी की लीडरशिप में या एक तरीके से एनडीए या भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में किस तरीके से गुजरे हैं, कहाँ पर हमने प्रगति की है, कहाँ पर कुछ कमी रह गई है और कहाँ पर हमें पहुँचना चाहिए, इन सभी चीज़ों को ये एक एकत्रित करी है मैंने इन्फॉर्मेशन। इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करी है, काफ़ी कुछ चीज़ें जो है ना वो टीवी डिबेट्स में देखी हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ी हैं और डिफरेंट मिनिस्ट्री से जो आरटीआई के थ्रू इंफॉर्मेशन आई है उन सभी का एक तरीके से सम्मिलित करके आपके समक्ष में ये एनालिसिस रख रहा हूँ। यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू हो जाते हैं एक जर्नी पर। आप इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहें क्योंकि एक वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो इन पिछले 8 वर्षों में जो बहुत ही महत्वपूर्ण हुई हैं, जिनके बारे में आपके समक्ष एक एनालिसिस रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट अनिवार्य है। तो सबसे पहले देखिए कि 3 दशकों के बाद में मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को एक बिल्कुल डिसाइसिव मैंडेट भारत की जनता ने दिया। 30 दशकों तक वो सारी कोalition की गवर्नमेंट बनती रही, लेकिन इस बार 2014 के लोकसभा इलेक्शन में मोदी जी को सर्वप्रिय नेता को मानते हुए और एक उनको डिसाइसिव मैंडेट देकर उनको प्रधानमंत्री भारत की जनता ने बनाया। मोदी जी ने भी इसी तरीके से अपने आप को एक जन प्रधान सेवक की तरीके से सेवा करने के भाव से उन्होंने जब अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में जा रहे थे तो उन्होंने अपना माथा पार्लियामेंट के आंगन में उनकी सीढ़ियों पर झुकाया और ये एक उससे मैसेज दिया पूरी जनता को, भारतवर्ष के आम आदमी को, कि देखिए मैं आपसे उठकर आया हूँ और मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ और हमारे देश को जो एक पार्लियामेंट चलाती है उस पार्लियामेंट को मैं एक मंदिर की तरीके से पूजता हूँ और मैं इसका ध्यान रखूँगा कि मैं आपकी सेवा इस पार्लियामेंट के और अपने जो हमारा एक तरीके से जो कानून हमारे बने हैं या एक तरीके से जो हमारे देश को चलाने की प्रणाली है, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखी गई है, मैं उसके अकॉर्डिंग मैं उसमें कितनी आस्था रखता हूँ और कैसे मैं उसको आगे बढ़ाकर चलाऊँगा। उसके दूसरी बात ये थी कि सबसे पहले उन्होंने नेपाल देश, एक अपने बिल्कुल सीमा से जुड़े हुए देश का उन्होंने दौरा किया और दौरा करने के बाद में वहाँ पर एक मंदिर में भी गए, वहाँ पर उन्होंने बहुत ही आस्था के साथ में पूजा करी। तो ये भी एक मैसेज था। पहले अपने जो ओथ टेकिंग सेरेमनी थी उसमें जितने भी हमारे पास के देश थे उन सभी के राजनेताओं को, उन सभी के नेताओं को बुलाकर यहाँ पर उन्होंने अपनी स्वेरिंग इन सेरेमनी में दिखाया कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वो हमारे लिए बहुत ही महत्व रखते हैं। और इसी तरीके से नेपाल में जो हमारी सेंचुरी ओल्ड जो फ्रेंडशिप, जो रिलेशंस, और जिस तरीके से नेपाल जो है एक वो हमारा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है, तो वहाँ पर एक संदेश दिया कि भारत की सॉफ्ट पावर क्या है और एक तरीके से थिंकिंग क्या है, सॉफ्ट लेगेसी की तरफ। फिर उसके बाद एक उन्होंने जो शुरू की अपनी यात्रा, तो वो 4 प्लैंक पर डिपेंड थी। वो थी कि हम अपने बहुत ही पराक्रमी पास्ट को, जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण पास्ट रहा है, हम एक सर्वाइविंग जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है, जिस तरीके से हमारे वेदाओं ने हमारे जो वेद लिखे गए हैं उसमें जो हमारे महर्षि मुनियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं और जिस तरीके से हम विश्व गुरु बने, उसकी जो हमारी एक लेगेसी है, जिस तरह जो हमारी ट्रेडिशंस हैं, जो हमारी कल्चर है, वो किस तरीके से कितनी वृहत है, कितनी ज़्यादा गहरी है, कितनी सूझबूझ के साथ है, कि इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से भारत एक बार विश्व गुरु था और एक बार भारतवर्ष करीब 33 से 37% जो है
पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का एक हिस्सा हुआ था। तो इसको ध्यान में रखकर उन्होंने एक जो स्पिरिचुअल और जो सॉफ्ट पावर इंडिया की है उसका डेवलपमेंट किया। सॉफ्ट पावर के साथ में उन्होंने एक तरीके से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत डेवलपमेंट किया। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो इकोनॉमी की स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी को जिस तरीके से ध्यान दिया और उसका जो डेवलपमेंट जो एजेंडा था वो उसको रखा सभी के सामने, और वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें साबित हुआ। फिर उसके बाद जो एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्ल्ड क्लास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया गया जो रेजिलियंट हो, आगे भारतवर्ष का जो एक तरीके से आगे बढ़ने का जो एजेंडा है, जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, जो ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में उसको वो साथ में खड़ा हो सके। तो इन चारों फ्रंट पे सोशल डेवलपमेंट, heritage and legacy development, then this economic development, then physical infrastructure development, इन सभी के साथ साथ जो एक तरीके से स्पिरिचुअल डेवलपमेंट जो किया है, इन चारों फ्रंट पे बहुत ही बड़ा योगदान वो मोदी जी का है इसमें कंट्रीब्यूट करने का। उनका एक विजन बिल्कुल सामने बिल्कुल क्लियर कट होके आया है, और इसके बाद शुरू होती है एक यात्रा कि इन डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए उन्होंने क्या क्या किया। तो ये सारी उपलब्धियां मैं बहुत जल्दी जल्दी आपके समक्ष रखूंगा, क्योंकि आप सभी को इनके बारे में विदित है। आप इन सब के बारे में मिनिस्ट्रीज़ में जाकर पढ़ सकते हैं, आप पढ़ते भी होंगे, अब अखबार भी देखते होंगे, आप टीवी भी देखते होंगे। तो मैं सिर्फ उनको जल्दी जल्दी आपके सामने रखूँगा। तो जब ये मिशन शुरू हुआ तो इस मिशन से जो एक मैसेज दिया गया पूरे भारतवर्ष को, एक तो वो मैसेज था, लेकिन एक दूसरा मोदी जी ने अपने शुरू के 1 साल और 2 साल में उन्होंने बाहर के देशों की बहुत ज़्यादा यात्रा करी। इस यात्रा से वो जो हमारा डायस्पोरा, जो हमारे लोग वहाँ पर रहते हैं, उन लोगों में एक ये कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए कि देखिए भारतवर्ष अब एक अलग तरीके से उभर कर आएगा, भारतवर्ष की सोच बदल गई है, भारत ने एक डिसाइसिव मैंडेट दिया है, एक सुदृढ़ गवर्नमेंट को उन्होंने रखा है। तो ये इसीलिए रखा है कि जो हम आज़ादी के बाद में अभी तक 2014 तक जो इच्छित प्रगति थी वो हम नहीं कर पाए हैं, और उस प्रगति को किस तरीके से अब हम 4 गुना ज़्यादा स्पीड से तेज चला के, और किस तरीके से रिक्वायर्ड स्पीड से और स्केल पर चलाकर हम किस तरीके से उन सभी क्षेत्रों में आगे हम बढ़ना चाहेंगे। और उसमें आपको एक ये विश्वास पैदा हो कि भारतवर्ष में अब ये एक चेंज आ गया है। हम करप्शन के खिलाफ लड़ेंगे, हम बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, हम गरीबी के खिलाफ लड़ेंगे। और ये मैसेज एक डिसाइसिव विदेश नीति के तहत जो मोदी जी ने यात्रा करी, वो उसमें बहुत ही सक्षम और कैपेबल साबित हुए। जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता पूरे विश्व में बढ़ी, जिस तरीके से उनकी लोकप्रियता, जितने भी हमारे सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, जिस तरीके से उनमें 4 चौगनी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की, जिस तरीके से उसमें जिस तरीके से बढ़ाव आया, और वो विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता जिस तरीके से उभरे, सबसे ज़्यादा पॉपुलर नेता जिस तरीके से, और फिर पिछले कॉन्जिक्यूटिव 3 साल से जिस तरीके से उभरे हैं, उसका ये उदाहरण साफ है कि उनकी विदेश नीति को किस तरीके से लोगों ने, सभी देश के नेताओं ने पसंद किया है। तो उसमें वो बहुत ही सक्षम रहे हैं। तो इस मिशन से फ़ायदा ये हुआ है कि इंडियन डायस्पोरा का जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बड़ा है, और उन्होंने न सिर्फ जो इंडिया में रेमिटेंस है, लेकिन इंडिया में जो और बहुत सारे डेवलपमेंट एजेंडा में उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और दूसरा, उन्होंने और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में अपने देशों में, वैसे तो भारतवर्ष के सभी लोगों ने जहाँ जहाँ पर रह रहे हैं, उनका कंट्रीब्यूशन सभी देशों के
उत्थान में, सभी देशों की प्रोग्रेस में, सभी देशों के डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान है। स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज़ के, यदि हम यूएसए का उदाहरण लें, यूके का उदाहरण लें, कनाडा का उदाहरण लें, न्यूजीलैंड का लें, सभी जगह अच्छी तरीके से किया है। या मिडिल ईस्ट के देश लें, हम लोगों ने सभी जगह बहुत ही ईमानदारी के साथ में काम किया है। अब मैं लेता हूँ कि क्या क्या पॉलिसी ऐसी आई जिन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया इन 8 सालों में। सबसे पहले मैं स्वच्छता अभियान का, मोदी जी जानते थे कि हम एक गुलामियत में रहे हैं, हम एक एक ब्रिटिश शासन काल में रहे हैं, जिन्होंने हमारी पद्धति, हमारे विचारों को, हमारी जो परंपरा थी, जो एक हमारी तरीके से पुराने हमारे सारे ग्रंथ और जो हमारी शिक्षा पद्धति थी, उस पर बहुत गहरी चोट करी है। न सिर्फ इकोनॉमिक, उसमें उन्होंने हमें प्लंडर किया है, लूट करी है यहाँ पर, लेकिन एक जो हमारा जो विश्वास जो है वो बिल्कुल नीचे पहुँचा हुआ है आम आदमी का। आम आदमी ये नहीं सोच सकता कि हम किस तरीके से प्रोग्रेस कर सकते हैं। तो उन्होंने ये विश्वास जनता को दिलाया कि देखिए, अब आप जो है ना, हम एक से एक करके धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, हमें अपने सोच को बदलना होगा। और सोच में उन्होंने एक तरीके से महात्मा गांधी का सबसे बड़ा एक सिद्धांत आगे बढ़ाया, और मोदी जी ने जिस तरीके से उसका आह्वान लोगों के सामने किया, तो वो आह्वान सभी लोगों ने माना। और आज सबके सामने स्वच्छता अभियान का जो रिजल्ट है वो सामने है। न कि सिर्फ 12,000 टॉयलेट्स उसके अंदर बने हैं जो गरीब लोगों के घरों में बने हैं, फ्री गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उसके साथ साथ पूरा इंडिया डिफिकेशन फ्री हो गया। और किस तरीके से आप देखेंगे कि शहरों के बीच में किस तरीके से कंपटीशन हुआ है 100 स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा, या मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा, और सभी म्यूनिसिपैलिटीज़, रेजिडेंशियल सोसाइटीज़, मोहल्ले, गली, सब इस स्पर्धा में एक तरीके से एक आगे बढ़कर काम कर रहे हैं। और भारतवर्ष निश्चित ही सुंदर हो गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये एक उस स्तर पर पहुंच गया है जहां पर एक विश्व स्तर है डेवलप्ड कंट्रीज़ में, पर मेरे ख्याल से एक शुरुआत हुई है। और ये बहुत ही अच्छी शुरुआत ही नहीं, इसमें एक बहुत ज़्यादा बड़ी सक्सेस भारतवर्ष को मिली है। और मेरे ख्याल से हम उस लेवल तक, उस स्तर तक बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे। दूसरा मैं कहूँगा कि मेक इन इंडिया में जिस तरीके से मोदी जी ने जो इस बात को उठाया कि हमारा जो है ना, हम लोकल चीज़ें बनाएं, हम आत्मनिर्भर बहुत जल्दी बने। और उस आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें जो है ना, ये सोचना होगा कि हम अपनी चीज़ों को किस तरीके से मेक इन इंडिया के तहत हम बनाएं। तो उसमें देखना है कि आज मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में किस तरीके से, जहाँ 4 फैक्ट्री होती थी वहाँ आज 225 के करीब हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, और दूसरी मैन्युफैक्चरिंग में भी काफ़ी बढ़ाव आया है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा प्रभाव इसका पड़ा है। और निर्यात जो हमारा जो निर्यात बढ़ा है, उसमें भी इसका बहुत बड़ा योगदान है। और हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का भी निर्यात, डिफेंस प्रोडक्ट्स का भी निर्यात इन वर्षों में काफ़ी बढ़ा है। लेकिन यदि मैं आपको गिनाऊँ, आज हम न्यूक्लियर सबमरीन बना रहे हैं, आज हम एयरक्राफ्ट कैरियर बना रहे हैं। और न्यूक्लियर सबमरीन पे जो हमारा है वो ट्रैड, जिसमें हम अंडर वाटर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ सकते हैं, और वो न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकती है। तो हम इसमें 4 अग्रणी देशों में जो है ना शामिल हो गए हैं। और इसी तरीके से हमने एयरक्राफ्ट कैरियर बना के दिखा दिया है कि पहले हम 6-7 देशों में हैं जो इस वो जिस जहाज पोत को जो है ना, जिसके ऊपर से हमारे जहाज उड़ सकते हैं, ऐसे शिप और समुद्री पोत को हम बना के एयरक्राफ्ट कैरियर को हमने बनाया कोचिन शिपयार्ड ने। तो न्यूक्लियर सबमरीन है ये। उसके बाद में हमने टोर्ट गन बनाई है, हमने टैंक बनाए हैं, और आज जो है ना आर्मर्ड कैरियर हमने बनाए हैं। और जिस तरीके से इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट हमने किया है, ब्रह्मोस के साथ साथ जो क्रूज मिसाइल्स और ये सुपरसोनिक मिसाइल्स में जो हमारी प्रगति हुई है वो बहुत ही अद्भुत है। इसी तरीके से ड्रोन के क्षेत्र में हमने काफ़ी प्रगति की है। उधर हमने क्लर सैटेलाइट के लिए, हमने क्लर सैटेलाइट का भी एक तरीके से बहुत ही सफल वो किया है। और अब हम एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गन की तरफ भी हम बहुत शक्ति से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी तरीके से जो लेजर गाइडेड वेपन्स हैं उसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा
कि बहुत बड़ी प्रगति जो है ना वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग ने भारतवर्ष में इन 8 सालों में करी है, और उससे जो हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ है वो काफ़ी मल्टीप्लाई हुई है। और जिस तरीके से ब्रह्मोस को हम तैनात किया है और जिस तरीके से फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट में और सभी चीज़ों को हमने किया है, तो हमारी जो एक आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़े हैं। आज हम जो है ना डेस्ट्रॉयर भी बना रहे हैं, कन्वेंशनल सबमरीन भी बनाए हैं मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड में, और तरह के फ्रिगेट्स और तरीके के ऑयल टैंकर्स और दूसरे शिप भी बना रहे हैं, कोस्ट गार्ड के शिप यहाँ पर बना रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों से यदि आप देखें तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ही ज़्यादा, तो ये सब मेक इन इंडिया के तहत हो रहा है। अब हमने मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए एक PLI स्कीम चलाई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। ये स्कीम प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जाएगी अगले स्थान पर। आज हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो कंट्रीब्यूशन है GDP में वो 16-17% के आसपास है, लेकिन हम इसको 25% पे लेना चाहेंगे। लेकिन मेरा कहना ये होगा कि सर्विसेज के को घटाकर यदि हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देते हैं तो वो शायद सही नहीं होगा। हमें सर्विसेज को भी अपनी आगे बढ़ाना है। एक तरीके से हमारी सॉफ्ट पावर है, और हमें मैन्युफैक्चरिंग को भी एक तरीके से बढ़ाना है। अब हम आएंगे कि इसके अलावा और क्या क्या हुआ। यदि आप देखेंगे कि मेक इन इंडिया के बाद में जो हमारा था वो था 100 स्मार्ट सिटीज़। 100 स्मार्ट सिटीज़ के द्वारा आज हमने करीब 6 लाख करोड़ रुपया जो खर्च किया है, कितने हमारे स्मार्ट सिटीज़ बन गए हैं। वहाँ पर किस तरीके से वेस्ट ट्रीटमेंट का सेंट्रलाइज कमांड कंट्रोल सेंटर वहाँ पर हो गए हैं, जो ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए और मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन की तकनीक के लिए, और जो डेटा स्टोरेज जो हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में यूज़, जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन सिटीज़ के एडमिनिस्ट्रेशन में ये प्रयोग हो रहा है, ये बहुत ही बड़ी बात है 100 स्मार्ट सिटीज़ में। और इसमें हमारा जो अर्बन डेवलपमेंट जिस तरीके से हुआ है, और उसके साथ साथ जो गांव के डेवलपमेंट की जो स्कीम चली है वो बहुत ही सराहनीय है, और उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। अब एक मोदी जी ने आह्वान किया लोगों से कि देखिए आप अपनी गैस को, जिनको गैस की ज़रूरत नहीं है वो गैस का अपना जो सिलेंडर है उसको जो है ना आप समर्पित करें भारतीय गवर्नमेंट को, जिससे गरीबों को दिया जा सके। तो इसमें लाखों लोग इससे जुड़ गए, और उन्होंने अपने जो है ना वो उसी तरीके से जो है ना वो गैस सिलेंडर सरेंडर कर दिए, और आज 12 लाख लोगों के घर पर एक तरीके से गैस पहुंच सकी। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रिफिकेशन करीब काफ़ी 20-22 हज़ार जो घर थे जो इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ था, उन सभी में गांव-गांव में बिजली पहुंच गई है। हम इलेक्ट्रिसिटी में सरप्लस हैं, और हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग है वो सिटी में ही नहीं, गांव में भी वो 18 से 22 घंटे तक बढ़ गया है हमारे देश के अलग अलग क्षेत्रों में। तो इस तरीके से हमने उसमें भी प्रगति की है। यदि आप गरीबों के आवास की आप बात देखें तो गरीबों के जो आवास बने हैं करीब 3 करोड़ के करीब जो अभी तक, ये भी एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एजेंडा है। इंक्लूसिव डेवलपमेंट में यदि आप देखें तो बहुत ज़्यादा प्रगति हुई है। एक तरफ गैस का है, दूसरी तरफ टॉयलेट्स का है, दूसरी तरफ गरीबों के जो BPL के लोग हैं उनके लिए घर बनाने की योजना है। अभी हर घर जल के तहत जो है ना वो काफ़ी करीब 60 से 65 लाख लोगों के घरों में जो है ना वो टैप से वाटर पहुंच चुका है, और उसमें काफ़ी गांव कवर हो चुके हैं। और ये स्कीम जो है वो बहुत ही जल्दी पूरी कर ली जाएगी कि सभी गांव में हम हमारे जो 6 लाख के करीब जो गांव हैं उनको हम कवर कर सकें, कि एक टैप जो है ना हर एक फैमिली को एक पीने का पानी, स्वच्छ पीने का पानी, ये एड्रेस करेगा हमारी वाटर टेबल, वाटर स्ट्रेस की प्रॉब्लम को भी। और एक तरीके से साफ पानी, स्वच्छ पानी यदि हमारे लोग पिएंगे तो उससे हमारी जो हेल्थ पर, हमारी जो वेल बीइंग पर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। ये भारतवर्ष की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो ये सभी जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट के, और जिस तरीके से इन सभी कार्यों को लास्ट माइल के लोगों को ध्यान में रखते हुए गरीब लोग, BPL बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों के लिए किया गया है,
तो इसके समक्ष भारत ने सबसे तेज इंक्लूसिव डेवलपमेंट का एक कार्यक्रम चलाया और सबसे ज़्यादा लोगों को, करीब 28 करोड़ लोगों को, वो बीपीएल से उठाकर ऊपर के ग्रुप में, पुअर के ग्रुप में लेकर भारत आया और पुअर से जो है ना वो और उससे ऊपर की श्रेणी में लोगों को पहुंचाने का काम किया है। और ये एक तरीके से इसके कार्यरत है, ये अग्रसर है। मैं ये नहीं कहूँगा कि हमने पूरी जो है ना इसमें सफलता प्राप्त कर ली है, एक बहुत बड़ा सपना हमारे सामने है। और मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट ने जो अचीव किया है अभी तक, वो प्रशंसनीय के लिए काफ़ी नहीं है, बल्कि उसने एक हमारी इकोनॉमी को जो सुदृढ़ता दी है, जिस तरीके से उसको मजबूत किया है, और जो मैक्रो एंड माइक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स होते हैं इकोनॉमी के, जिस तरीके से उसमें उसका जो योगदान है इंक्लूसिव डेवलपमेंट के जो एफर्ट्स करे हैं, उनका बहुत ही प्रभाव हमारी इकोनॉमी को स्टेबल करने में, और वो जिस तरीके से उसका संचार हुआ है सभी प्रकार के लोगों को जो फ़ायदा उठाए, वो बहुत ही भारतवर्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अब देखिए इसी तरफ इंक्लूसिव डेवलपमेंट में जो सबसे बड़ा जो काम किया गया है मोदी जी द्वारा, वो था उनका विजन कि जो काफ़ी गरीब लोग, जो बीपीएल या गरीब लोग जो हमारे बैंक से नहीं जुड़े हुए थे, उनको जोड़ा गया और आज ऐसे 44 करोड़ लोगों को बैंक से जोड़ दिया गया है। उनके अकाउंट में 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, 1,60,000 करोड़ के करीब जो है ना पैसा है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि एक आम आदमी, एक गरीब आदमी, एक लास्ट माइल पे जो हमारा भारतीय है, वो उन बैंक की प्रणाली से जुड़ सका, उससे ऋण लेने की व्यवस्था का प्रयोग कर सका। तो ये बहुत बड़ा चेंज जो एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट का था, ये जन धन अकाउंट से हमारे सामने आया है। अब आप देखिए भारतवर्ष में सिर्फ करप्शन ही नहीं था, जो करेंसी, डुप्लीकेट करेंसी का प्रिंट करने का था पास के देशों में, कुछ लोगों ने, कुछ पार्टीज ने, इन्होंने पैसा जो लोगों ने इकट्ठा किया हुआ था करप्शन का, वो भी उनके पास में था। और जो एक तरीके से जो नकली करेंसी थी और जो ये करप्शन से आया हुआ पैसा था, वो बेनामी प्रॉपर्टी में खर्च हो रहा था। तो इस पर कुठारघात करने के लिए डीमोनेटाइजेशन लाया गया, और डीमोनेटाइजेशन ने जहाँ कुछ दिन गरीबों को और जो हमारे मध्यम वर्ग के लोग हों उनको थोड़ी सी डिफ़िकल्टी उठानी पड़ी, लेकिन उसके साथ साथ जो फ़ायदे हुए हैं, वो फ़ायदे अब इतने सालों के बाद में वो भारतवर्ष के सामने एक डिविडेंड के रूप में आने शुरू हुए हैं। ये दूसरी बात है कि हमारी जो है ना करेंसी का सर्कुलेशन फिर बढ़ गया है, और इसी वजह को ध्यान में रखकर भारतीय गवर्नमेंट के समक्ष ये उनके पास में पूरा डेटा है, और 9 लाख से 10 लाख या 10.5 लाख करोड़ के करीब जो करेंसी का संचार है सर्कुलेशन में एक्स्ट्रा और ये अनअकाउंटेबल, तो ये वो हो सकता है कि ये कैरी फॉरवर्ड हुआ। इसी के समक्ष जो है ना भारतीय गवर्नमेंट ने वो 2000 के नोट प्रिंट करने बंद कर दिए हैं, सर्कुलेशन में नहीं है। और मेरे ख्याल से इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिसी गवर्नमेंट लाएगी, जिससे फिर एक बार जो है ना वो करप्शन के ऊपर या बेनामी प्रॉपर्टी के ऊपर या होर्डिंग या मनी लॉन्ड्रिंग के द्वारा जो करप्शन हुआ है या किसी भी तरीके से जो करप्शन हुए हैं, उस पर एक कुठाराघात किया जा सकेगा। इकोनॉमिक फ्रॉड से जो रिकवरी हुई है वो बहुत ही रिमार्केबल है हमारी सभी एजेंसियों में, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो, एनआईए हो, या और एनआईए ने तो पूरा भ्रष्ट इसका एक तरीके से जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है या और जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसमें बहुत बड़ा कुठाराघात किया है, उनकी बहुत बड़ी सक्सेस है। अभी एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया गया है, और इसी तरीके से जो है ईडी ने जो अभी तक जो हमने इकोनॉमिक फ्रॉड से जो अमाउंट रिकवर करी है वो करी है करीब 1,40,000 करोड़ रुपए। अब इन्हीं सब चीज़ों के साथ साथ एक बहुत बड़ा एक रिफॉर्म आया सामने, वो था जीएसटी। जीएसटी ने जो कलेक्शन जिस तरीके से जो संभावनाएं थी उसमें प्रगति हुई, उसमें कुछ बदलाव लाए गए, और इन सालों के ऊपर अब उसका असली रूप सामने आ रहा है, उसके डिविडेंड भारतवर्ष के सामने आ रहे हैं। और अब हमारा करीब करीब 1.5 लाख करोड़ के करीब जो है ना हर
मंथ जीएसटी का कलेक्शन है। हमारे जो डायरेक्ट टैक्स हैं उनका भी जो कलेक्शन है वो करीब 30 से 45% तक डिफरेंट क्वार्टर्स में हमारे बढ़ गया है। तो इस तरीके से जो भारतवर्ष की आमदनी है वो बढ़ी है, टैक्स पेयर बढ़े हैं, और इसी तरीके से जो हमारे कॉरपोरेट्स हैं या एमएसएमई हैं उनसे जो हमारा जीएसटी आ रहा है वो जीएसटी एक बहुत ही रिमार्केबल अमाउंट की तरफ पहुंच गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा का पूरा अभी भी हम जो है ना वो डायरेक्ट इनकम टैक्स वसूलने में कामयाब हुए हैं, या सभी लोग जीएसटी पूरी ईमानदारी के साथ नहीं, अभी भी ज़रूरत है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करने की, या ऐसे रेगुलेटरी मैकेनिज्म लाने की, या डिजिटलाइजेशन से डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से जिस तरीके से ज़रूरत है, तो उसमें इनका जो उगाव है, जो इनसे जो आमदनी होनी है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। लेकिन जीएसटी का एक बहुत ही बड़ा जो सक्सेस है वो हमारी गवर्नमेंट को और वो मोदी जी को इसका क्रेडिट जाता है। अब मैं लूँगा कि देखिए एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है जहाँ पर हमारा जो इतिहास तरोड़ मरोड़ कर लिखा गया उसको नई तरीके से हम, जिस पे हमारी आगामी जनरेशन्स अपने पास्ट को बुरा ना समझ के अपने पास्ट को अच्छा समझे, जो हमारे पराक्रमी राजा हुए हैं और जिनके बारे में हिस्ट्री में अभी तक कोई ज़्यादा हमारी जो धरोहर है या हमारे जो मोनूमेंट्स हैं, जो हमारी जो किंगडम्स हुई हैं, जो हमारे टेम्पल्स हैं, इन सब के बारे में और हमारे इतिहास के बारे में तो बिल्कुल ही एक तरीके से वो लेफ्टिस्ट मार्क माइंडसेट से लिखा गया है। और इससे बाहर निकलने के लिए अब एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है और ये बहुत ही एक सक्षम पॉलिसी है। इसमें जितने भी बदलाव लाए गए हैं वो हर एक जन मन को, वो एक हर एक गरीब को और एक हर एक ऐसे स्टूडेंट को जिसमें उसकी बीच की एजुकेशन छूट गई है या किसी तरीके से, उनको वापस उसमें लाया जा सकता है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ साथ जो हम स्किल डेवलपमेंट की पॉलिसी लाएंगे वो बहुत ही सक्षम है। आज स्किल डेवलपमेंट री स्किलिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि पेंडेमिक के बाद में पूरे पूरे विश्व का नक्शा ही एक तरीके से बदल गया है। मैं उसे थोड़ी सी देर बाद में, पहले मैं आपको सारे वो पॉइंट गिना दूं जिन पर हमने बहुत ज़्यादा एक तरीके से बहुत ही अच्छी प्रगति की है और हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े हैं। हम एक तरीके से इनइक्वलिटी को कुछ कंट्रोल करने में कायम हुए हैं। किस तरीके से हमने जो है ना स्टार्टअप में, कितना बड़ा योगदान है हमारा स्टार्टअप में हमारी गिनती कहीं पे नहीं होती थी। आज हमारे स्टार्टअप में जो है हम वर्ल्ड में दूसरे नंबर के सबसे बड़े देश हैं। हमारे 70,000 स्टार्टअप जो है ना वो रजिस्टर्ड हो चुके हैं। उसमें से करीब 100 के करीब जो है ना वो करीब यूनिकॉर्न की तरफ पहुंच गए हैं। यूनिकॉर्न वो कंपनी होती है जिनकी वर्थ 1 बिलियन यूएस डॉलर्स होती है। इट मीन्स करीब 8,000 करोड़ के आसपास जो है ना उनकी वर्थ है। तो ऐसे यूनिकॉर्न बढ़ रहे हैं, स्टार्टअप बढ़ रहे हैं। और स्टार्टअप के साथ साथ हमने देखा है कि किस तरीके से भारतवर्ष में एक जो मार्केट है, भारतवर्ष में जिस तरीके से लोगों ने टेक्नोलॉजी को साथ में लिया है, जिस तरीके से प्रगति की है, उसमें इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ा है। हमारे फॉरेन रिजर्व्स वो काफ़ी रिकॉर्ड लेवल तक पहुँचे। दूसरी बात है कि पिछले एक साल में करीब 85 बिलियन डॉलर हमारे फॉरेन रिजर्व में कम हुए। एक बार तो पीक पर 644 बिलियन यूएस डॉलर्स तक वो पहुंच गए थे। आज वो करीब 548 बिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास है। लेकिन इसमें फ़िक्र की कोई बात नहीं है, इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और फिर एक तरीके से इन्वेस्टमेंट बढ़ता भारतवर्ष में जा रहा है। अब आइए अब आप देखिए, मैं आता हूँ रोड्स पर। आप रोड पर देखिए कि किस तरीके से भारतवर्ष ने सबसे ज़्यादा जो खर्च किया है वो अपने ट्रांसपोर्टेशन पे किया है। हमने कितनी रोड्स बनाई हैं, मेरे ख्याल से 7,000 किलोमीटर्स के तो हाईवेज बने हैं, 12,000 किलोमीटर वो गांव-गांव में सड़कें बनी हैं। सबसे ज़्यादा खर्चा जो हुआ है वो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर किया है। और मेरे ख्याल से इस मिनिस्ट्री में मेरे ख्याल से 8 से 9 लाख करोड़ रुपया खर्चा किया जा चुका है।
और भी जो बजट के प्रावधान है वो और ज़्यादा बढ़ेगा, कम से कम 3 से 4 लाख करोड़ और जो 2024 तक पहुंच जाएगा। और जिस तरीके से हमारे रोड के जो मंत्री हैं गडकरी जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2024 तक, बल्कि अगले साल तक वो कह रहे हैं कि हमारी जो रोड्स हैं वो यूएसए की रोड से बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ओल्ड हो चुका है और हमने एक रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है। जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने के लिए जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिया, उसके तहत हमारा जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही वर्ल्ड क्लास क्वालिटी और आगामी 100 से 200 वर्ष जो है ना वो ध्यान में रखकर किया गया है। इसी तरीके से सागरमाला किस तरीके से जो है ना वो सी रूट के थ्रू इंटरनल हमारा ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है, वाराणसी से हल्दिया और जो इधर तक गया है, बांग्लादेश तक गया है। इसी तरीके से सागर माला के साथ साथ जो हमारी पर्वतमाला एक योजना है जिसमें सभी हमारे जो धाम हैं उनको जिस तरीके से जोड़ा गया है, और पहाड़ों पर जिस तरीके से एक ऐसा रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें कोई भी लैंडस्लाइड ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो। रोड एक्सीडेंट को जो है ना सेफ्टी की बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे को ध्यान में रखा गया है। अब आइए कि जिस तरीके से हमने जो है ना नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स बढ़ाए हैं, नंबर ऑफ़ एयरपोर्ट्स अब हम करीब जो है ना वो मेरे ख्याल से 132 के आसपास जो है ना हम 2024 तक ऑपरेशनल कर देंगे। और अभी जो इस गवर्नमेंट के तहत हुए हैं वो करीब मेरे ख्याल से 35 से 36 नए एयरपोर्ट आए हैं। और यदि जिस तरीके से इंटरनेशनल एयरपोर्ट आए हैं वो आप देख सकते हैं कि एविएशन किस तरीके से भारतवर्ष में इंटरनल एविएशन किस तरीके से बढ़ रहा है, और टिकट भी किस तरीके से जो है ना वो सुगम और चीप, इवन पेंडेमिक के बावजूद जब अब रिकवरी शुरू हुई है तो फिर एक तरीके से टिकट जो है ना वो बहुत ही अच्छी तरीके से और काफ़ी भारतीय जो है ना उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री जी का विज़न था कि चप्पल पहनने वाला आदमी भी वो हवाई यात्रा कर सके, वो आज संभव हो रहा है। अब इसके साथ साथ आप देखिए ट्रेन में आइए कि ट्रेन के किस तरीके से नए स्टेशन बने हैं, किस तरीके से नई हाई स्पीड वो वंदे ट्रेन जो है ना वो बनी है, किस तरीके से हमारी जो बुलेट ट्रेन वो अहमदाबाद बॉम्बे के बीच में बनने वाली है, या किस तरीके से हमारी जो मेट्रो ट्रेन है वो कितने सिटीज़ में इस गवर्नमेंट के अंदर जो है ना वो बढ़ गई है। यदि मैं आपको नंबर दूँ तो मेरे ख्याल से 14-16 सिटीज़ में मेट्रो का जो है ना वो शुरुआत हो गई है और काफ़ी सिटीज़ में अभी शुरू हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखिए कि कितने नंबर ऑफ़ IITs, एम्स वो पूरे भारतवर्ष में किस तरीके से फैला दिए हैं, और सभी जगह जो ये एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर जो पैदा किया गया है ये सभी इसी तरफ है। इसी तरीके से जो IITs, जो हमारे जो शिक्षा का जो जिस तरीके से हाई एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है ना बढ़े हैं, अब इसी तरीके से एक महत्वपूर्ण और योजना प्रधानमंत्री जी लेकर आए हैं जिसमें करीब 14,000 14,500 स्कूल जो है ना वो नई पद्धति से एकलव्य उसकी जो है ना एक उसकी पद्धति पे उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और इन स्कूल में वो सारी चीज़ें होंगी जो हमें क्लाइमेट चेंज को एड्रेस कर सके, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को एड्रेस कर सके, और हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसी तरफ बढ़ रहा है कि हम जो हैं एक तरीके से कार्बन मुक्त हो सके, कार्बन मुक्त भारत हो सके। और उसी तरह से हमने जो है ना कार्बन रहित इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया है। और इसी अब अगली कड़ी में हम आएंगे कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को जो एक मंत्र दिया है ISA के थ्रू, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसमें आज सभी देश जो है ना उसके साथ जुड़ गए हैं। कितना बड़ा ये महत्वपूर्ण एक योगदान है। ISA के ऑफिस का संचालन भी भारतवर्ष से हो रहा है और लीडरशिप हमारे पास है। तो इस लीडरशिप को देखते हुए भारतवर्ष ने अपना जो एम्बिशियस टारगेट रखा था रिन्यूएबल एनर्जी का वो रखा था 225 गीगावाट, लेकिन अब हम 225 गीगावाट से बढ़ाकर हमने 475 गीगावाट कर दिया है 2030 तक।
2030 तक हम जो है 475 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी से हम शुरू कर देंगे। तो हमारी फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, और फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंस कम हो जाएगी, हमारा कार्बन का एक्सपोजर कम हो जाएगा। जबकि भारतवर्ष का जो कार्बन एक्सपोजर है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ के सामने बहुत ही कम है, और इसीलिए हमने प्लेज किया है कि हम नेट जीरो हो जाएंगे कार्बन में बाय 2070। अब इसी के तहत हमारा जो सोलर है, जो सोलर का जो हमारा हमने रिन्यूएबल एनर्जी में और विंड का जो किया है, वो ऑलरेडी हमारे 85 गीगावाट हमने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। और जो ऑपरेशन जो अंडर कंस्ट्रक्शन है वो करीब 120 गीगावाट अंडर कंस्ट्रक्शन है, और काफ़ी मेरे ख्याल से 20 से 30 गीगावाट जो है ना वो ऑपरेशनल होने वाले हैं शायद इसी साल या फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से ये हम बहुत ही, हमारी जो प्रोग्रेस है रिन्यूएबल एनर्जी में, आई थिंक ये पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो इन 8 वर्षों में जो पराक्रम भारतवर्ष ने किए हैं, चाहे वो बिजनेस में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी रैंक जो है वो कहाँ 150 के आसपास थी, कहाँ वो 60 के आसपास आ गई है। इसी तरीके से जो है हम अपना जो हिस्सा एक तरीके से बढ़ा रहे हैं स्टार्टअप में, रिन्यूएबल एनर्जी में हम अपना स्थान ले रहे हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों का जो एक हमने स्ट्रक्चर्ड इकोनॉमी का जो फॉर्मेट सामने रखा है वो बहुत ही सुदृढ़ रखा है। अब मैं सुदृढ़ इकोनॉमी की और स्टेबल स्ट्रक्चर की बात करूंगा, तो हम भारतवर्ष ने जो सबसे ज़्यादा प्रगति करी है वो है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में। पूरा विश्व चकित है कि भारतवर्ष ने ये क्या कर दिया। आज यदि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन देखें तो पूरे वर्ल्ड के 44%, 40 से 44% ट्रांजैक्शन वो पर मंथ भारतवर्ष में हो रहे हैं। और यदि आप चाइना के पर मंथ देखें तो हम उनसे 3x हैं, और यदि हम यूएस के कंपैरिजन में देखें तो हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शन यूएस के कंपैरिजन में 8x हैं। तो ये कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। आज भारतवर्ष के 135 करोड़ लोग, 1.35 बिलियन लोग जो हैं वो आज मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे हैं। किस तरीके से गांव गांव में हमारे जो है ना पेमेंट का पहुंच गया है। यदि आज मैं कहूं तो हमारे जो भिखारी भाई जो किसी वजह से मतलब ज़िंदगी में यदि मतलब वो इस तरीके से कुछ वो कर रहे हैं, वैसे तो उनकी संख्या घट गई, लेकिन वो भी एक डिजिटल पेमेंट से लेते हैं। इसी तरीके से मंदिर में चंदा या छोटे छोटे पेमेंट, या हमारे होकर्स या हमारे सब्जी ठेली पे बेचने वाला, ये सभी डिजिटल पेमेंट ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरीके से भारतवर्ष ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक स्ट्रक्चर ले किया है वो है बेस यूपीआई में, यूनिफाइड पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इस यूनिफाइड यूपीआई ने जो है ना पूरा चेंज कर दिया है। और अब आरबीआई ने रुपए की वैल्यू जो हमारे डॉलर के अगेंस्ट जो गिर रही थी उसको एक तरीके से बैलेंस करने के लिए, फ्यूचर के लिए एक तरीके से यूपीआई के जो ट्रांजैक्शन है वो अवेलेबल होंगे दूसरे देशों के लिए भी, और दूसरे देश हमारे रुपए में हमारे साथ में व्यापार करना चाहेंगे। और इस तरीके से अब हमारा व्यापार वो डॉलर के थ्रू ना होकर वो रुपए से उस कंट्री की करेंसी में हमारी एक बैंक से जो रुपए में ट्रांजैक्शन करेगी और उस कंट्री की जो उनकी करेंसी में ट्रांजैक्शन करेगी वो डायरेक्ट होगी। और करीब ऐसे 50 देश जो है ना ऑलरेडी एग्री कर गए हैं, और देशों में भी बात चल रही है जिनके साथ में हमारा ये रुपये का पेमेंट शुरू हो जाएगा। और जैसे ही ये यूपीआई की ट्रांजैक्शन शुरू होंगी, हमारा पूरा विश्व का व्यापार जो है ना रुपये और उस करेंसी में होगा। तो जो एक डॉलर जो बीच की एक करेंसी थी जिसमें डॉलर में ही सारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसका डॉलर का एक तरीके से उसकी जो एक तरीके से आई विल से कि एक जो स्प्रेड था वो थोड़ा कम होगा, और रुपए की जो वैल्यू भी इससे आगे बढ़ेगी। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम बढ़ जाएगी,
डॉलर का बहुत ही बड़ा कब्जा जो है ना वो हमारे पेमेंट सिस्टम में है, वो इनका जो स्विफ्ट सिस्टम है उसको पूरा वर्ल्ड आज यूज़ कर रहा है। तो उसको थोड़ा मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए धीरे धीरे भारतवर्ष ने जो कदम लिया है, एक यूपीआई बेस्ड जो ट्रांजैक्शन सारे देश के देश भारत के साथ व्यापार करने में करेंगे, उससे डेफिनेटली हमारे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी। अब मैं अगला एक थोड़ा सा रेफरेंस पॉइंट लेता हूँ कि अब मैं लेता हूँ कि एक बहुत बड़ा आंदोलन चला है। कुछ हमारे जो प्रदेश थे वहाँ पर वो गर्ल चाइल्ड को ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान बहुत ही सक्षम रहा है। और हमारी जो रेशियो है वो ड्रामेटिकली, हमारी जो लड़कियों की रेशियो है वो इन कंपैरिजन टू मैन इन स्टेट्स में वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और इसका ये असर है कि आज जो बेटी हैं वो खेल के क्षेत्र में, एंटरप्रेन्योरशिप के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, गवर्नमेंट सर्विसेज के क्षेत्र में, और आज तो भारतवर्ष ने डिफेंस की अपनी तीनों विंग में जो हमारी कॉम्बैक्ट फाइटिंग है, इवन जो नई स्कीम है अग्निवीर स्कीम अपने जवानों को भर्ती करने के लिए, उसमें भी नेवी ने लड़कियों को लेना शुरू कर दिया है। तो एक तरीके से जो हमारी बेटी हैं, हमारी बहन हैं, वो हमारी जो महिलाएं हैं वो अब एक तरीके से इक्वलिटी पा चुकी है। तो भारतवर्ष डीईआई का डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस को ध्यान में रखते हुए हमारा कॉरपोरेट जगत भी और भारत की गवर्नमेंट जो है ना वो कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं, जिससे हमारा जो 50% जो हमारा क्रिएटिव हैंड है और जो हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं, जो हमारी वीमेन हैं, जो हमारी लेडीज़ और लड़कियां हैं, वो अपना पूरा सक्षम अब दिखा रही हैं। और ये भारत की प्रगति का और एक स्टेबल इकोनॉमी का और पूरी मंदी होने के बावजूद भी जो भारतवर्ष एक तरीके से सरवाइव किया है, ये उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। अब मैं इसी से जोड़ूंगा मुद्रा स्कीम। मुद्रा स्कीम एक प्रधानमंत्री जी का बहुत ही बड़ा विजन था इंक्लूसिव डेवलपमेंट की तरफ, कि किस तरीके से खुदरा व्यापारियों को, किस तरीके से अपने ठेली बेचने वालों को, छोटे छोटे जो रेडी लगाते हैं, सड़क के साइड में व्यापार करते हैं, छोटे सिटीज़ में, छोटे टाउन्स में या गांव में जो व्यापार करते हैं, उनको बैंकों से कैसे जोड़ा जा सके। तो इनकी कोई भी लायबिलिटी ना हो के, उनका कोई भी एक तरीके से बैंक उनकी कोई गारंटी ना ले और उनको छोटे छोटे लोन 10,000 से 50,000 तक दे। तो ये मुद्रा स्कीम शुरू हुई और ये मुद्रा स्कीम इतनी सक्सेस हो गई है आज कि ये हमारे इंक्लूसिव डेवलपमेंट में एक नया पैमाना है। ये हमारी रोजगारी में एक नया आया है कि जहाँ पर हमारे लोग जो है ना वो एंटरप्रेन्योर हो गए हैं, गरीब लोग, बगैर पढ़े लिखे लोग। और इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारी 70% वीमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं। और यदि मैं आपको डाटा दूँ तो शायद आपको आश्चर्य होगा, आज हम हमारे जो ये एंटरप्रेन्योर हैं, गरीब लोग जो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं, उन्होंने 16 लाख करोड़ रुपया जो है ना वो बैंकों से उधार लिया है और उसको वापस किया है। और उसमें करीब 12 12 करोड़ लोग जो है ना उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया है अभी तक। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि एनपीए बहुत ही कम, मेरे ख्याल से 3 से 4% है। लोग दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी और पांचवी बार जो है ना बैंक को रिटर्न कर चुके हैं, अपना एक डिजिटल रिकॉर्ड बना चुके हैं। उनकी अब कोई भी गारंटी की या किसी भी तरीके से उन्हें अपनी कोई भी चीज़ मॉर्गेज या कुछ भी एज ए गारंटी नहीं रखनी पड़ेगी। और ये बहुत ही बड़ा जो एक है वो एक अनऑर्गेनाइज जो जिस तरीके से एक सेक्टर में जो हमारा रोजगार बढ़ा है, हर फैमिली में यदि एक एंटरप्रेन्योर, एक लेडी एंटरप्रेन्योर हुई है तो या तो उसके बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी या उसके घर के लोगों को जो है ना अच्छा पैसा हाथ में होगा खर्च करने के लिए, और डेफिनेटली उनकी गरीबी थोड़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से दूर होगी। या जो बीपीएल हैं वो अपनी उसको अच्छी तरीके से अपनी जीविका करने में सक्षम रहे हैं। और सारी सुविधाएं तो उसके साथ मिली हैं जो गवर्नमेंट की नई नई स्कीम का मैं आपके सामने जो है ना वो बता चुका हूँ। और अब आप देखिए तो ये जो मुद्रा स्कीम थी इसने बहुत ही बड़ा योगदान दिया है। अब आइए मैं एक और बात करूँगा, स्वच्छता अभियान के समय में ही मुझे ये बात करनी थी। नमामि गंगे, हमारी जो गंगा को स्वच्छ करने के लिए जो अभियान चलाया है और
ये इतना सक्षम रहा है, इतने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं कि हमारी गंगा आज काफ़ी स्वच्छ हो गई है। अब यही अभियान यमुना की तरफ जो है ना चलाया जाएगा। और मैं ये नहीं कहूँगा कि गंगा पूरी तरीके से पवित्र हो गई है, लेकिन काफ़ी हद तक जो है ना मेरे ख्याल से इसमें जो सक्सेस रेट है वो करीब 70% के करीब हो गई है। लेकिन पूरा जितना गंगा की लंबाई है उसके सारे किनारे और सभी अभी इसमें जो है ना बहुत काम करना है। और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है ना वो हर सिटी का एक स्मार्ट सिटी के तहत एक हिस्सा बन चुका है, कॉरपोरेट का एक हिस्सा बन चुका है कि वो अपने वाटर का ट्रीटमेंट करने लगे हैं और वेस्ट वाटर को जो है ना कम कर रहे हैं, एक वाटर स्ट्रेस को करने के लिए। इसी तरीके से जो हमारा नमामि गंगे में जो एक तरीके से केमिकल मिलते थे, या जो जहाँ पर कानपुर के पास में टैनरीज थी, इन सबको जो है ना शिफ्ट कर दिया गया है। और ये बहुत ही बड़ी एक सफलता हमें मिली है और इसी सफलता का हम फ़ायदा उठाना चाहेंगे यमुना में। और एक बार जो है ना दिल्ली के जो तट होंगे यमुना के, वो शीघ्र ही एक स्कीम के तहत जो है ना वो बिल्कुल इतने साफ हो जाएंगे जैसे थेम्स नदी लंदन के अंदर है। और उसमें काफ़ी काम जो है ना यहाँ पर हमारा टूरिज्म डेवलपमेंट का और ये कार्य यहाँ पर शुरू हो जाएगा। आपको तो विदित ही है कि दिल्ली में किस तरीके से हमारी नई पार्लियामेंट जो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ पर जो है ना एक तरीके से जो कंजेशन है दिल्ली का घटाया जा सके, जहाँ पर हमारे सारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं राज्यसभा लोकसभा के एक जगह बैठ सके, उनके ऑफिसेज उनके पास में रहें, सभी मिनिस्ट्रीज के ऑफिसेज वहाँ पर कन्वर्स हो जाएं, और जो सभी गवर्नमेंट के ऑफिसर्स हैं उनके लोगों की अकोमोडेशन भी आसपास रहे। इसी तरीके से हमारे एमपीज़ की अकोमोडेशन भी। तो इन सब चीज़ों का बहुत ही प्रभाव एक तरीके से पड़ा है। अब देखिए डिफेंस कैपेबिलिटीज़ में सबसे बड़ा जो प्रभाव जो चेंज हुआ है वो मैंने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में ऑलरेडी बता दिया है। लेकिन मोदी जी ने जो 60 सालों से जो एक पेंडिंग चीज़ पड़ी हुई थी वो थी OROP, वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन लाकर मोदी जी ने बिल्कुल ही एक तरीके से जो हमारे फौजी भाई हैं और जो हमारे वेटरन थे, जो इसके लिए इतने सालों से एक तरीके से अपनी सुझाव दे रहे थे अपनी, और काफ़ी कमेटीज़ भी इस पे बनी थी। कांग्रेस ने उसको फाइनल भी किया था लेकिन फिर भी वो नहीं दे पाई। तो मोदी जी ने आते के साथ ही वन रैंक वन पेंशन का जो एक बहुत बड़ा जो उन्होंने डिसीजन लिया, इससे हमारी भारतीय फौज का, हमारे वेटरन्स का मनोबल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और फिर जिस तरीके से मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाकर जो एक्विजिशन किया है, चाहे वो रफेल का हो या जो हमारे प्लेन्स लिए हैं ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स जो यूएस से, जो चिनोक एंड अपाचे हेलीकॉप्टर्स वहाँ से लिए हैं यूएस से, इन सभी का, और जिस तरीके से हमारी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है वो चाइना के खिलाफ जो है, हमारे जो लोग डेप्लॉय हुए हैं उसमें जो ट्रांजिशन टाइम है उसका डेप्लॉयमेंट का कम किया है, सप्लाई लाइन को बिल्कुल बॉर्डर तक पहुंचाया है, वहाँ पर एयर कंडीशन बंकर और जो सुविधाएं दी हैं, जिस तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी गई हैं सभी लोगों को जो फ्रंट पर लड़ते हैं, जिस तरीके से असॉल्ट राइफल बिल्कुल नहीं दी हैं, और सभी जो प्रोडक्शन हो रहा है, जिस तरीके से हमारी जो आर्मामेंट फैक्ट्रीज थी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, किस तरीके से उनको कारपोरेटाइजेशन किया है और किस तरीके से वो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में योगदान करनी है, ये सभी सराहनीय कदम है। और ये हैं एक तरफ कि हम आत्मनिर्भर जो हैं वो वोकल से लोकल, हम वोकल करें और जो अपनी लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसको हम प्रभावशाली बनाएं। और कितने हमने डिफेंस इक्विपमेंट जो लिस्ट जिनकी हम इंपोर्ट करते थे, वो 600 से भी ज़्यादा ऐसे इक्विपमेंट हैं, अब उनका हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। और हमारा इंडिजनाइजेशन जो है ना वो हमारी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, चाहे वो नेवी में हो, चाहे एयरफोर्स में हो, या हमारा आर्मी में हो, या कोस्ट गार्ड में, वो निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अभी हमने एक लाइट वेट हेलीकॉप्टर बनाया है LWH ध्रुवा, और वो किस तरीके से उसका इंडक्शन एयरफोर्स और भारतीय सेना में हुआ है, शायद शीघ्र ही वो हमारी नौसेना में भी हो जाएगा। और जो हमारी इंटीग्रेटेड मिसाइल की जो कैपेबिलिटीज़ हमने प्राप्त करी है, डिफरेंट तरह की जो मिसाइल्स हमने करी हैं, पिनाका जो हमारा रॉकेट लॉन्चर है,
मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, उसकी जो हमने कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई हैं, जिस तरीके से हमने सर्वेलेंस सिस्टम्स को अपना बढ़ाया है, तो आज हमारी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ काफ़ी अनहेंस हुई हैं। और इन मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ एनहेंस होने का आप देख चुके हैं जो गलवान में हुआ, जिस तरीके से एक डिसाइसिव लीडरशिप जो मिलिट्री को दी है वो आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक में, और बर्मा के बॉर्डर पर पाकिस्तान के खिलाफ टेररिस्ट के, और देन फिर एयर स्ट्राइक, डीप पेनिट्रेशन इनटू द इन पाकिस्तान एंड डिस्ट्रॉइंग द टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर देयर। ये सारे बहुत ही रिमार्केबल अचीवमेंट हैं जिन्होंने हमारी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ को बढ़ाया। हमारे सभी फौजों का, हमारे फौजी भाइयों का जो मनोबल है वो काफ़ी बढ़ा है इन चीज़ों से। अब मैं लेता हूँ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। किसान निधि, अपने किसान भाइयों को मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, जो किसान बिल थे वो बहुत ही अच्छे थे। हमारे जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को, उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते, क्योंकि हमारे जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 85 से 87% जो हमारे मझोले किसान हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर 3 एकड़ ज़मीन 15 बीघे के करीब ज़मीन है, और करीब 90 से 93% ऐसे लोग हैं जिनके पास में 6 एकड़ या 30 बीघे से कम ज़मीन है। और यदि हम 50 बीघे तक कर दें तो मेरे ख्याल से 97% किसानों के पास में सिर्फ वहाँ तक, मतलब यदि 50 बीघे तक इस सीमा को बढ़ा दें तो सारी जो एक तरीके से किसान निधि गई वो 6,000 रुपीज़ हैं, या सब्सिडीज़ खाद में है, या गन्ने का FRP जो बढ़ाया है, ये सारे, यह खाद के ऊपर जो सब्सिडी है, केमिकल्स के ऊपर जो सब्सिडी है एक तरीके से, और दूसरा जो इंटरेस्ट फार्मर को मिलता था वो एक तरीके से 7% और 3% की रिबेट बनती थी। अब उसको गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि उसको 7 की जगह 5%, तो जो 1 साल में वापस करेगा अब उसको कुल 2% इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये भी एक बहुत बड़ी सुविधा जो है ना किसान भाइयों को दी है किसान निधि के साथ साथ। और भी काफ़ी चीज़ें ऐसी हो रही हैं, चाहे वो एक तरीके से नेचुरल फार्मिंग हो, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो, ये या जीरो फार्मिंग हो जिसमें जीरो खर्चा आए उसका, हमारे फार्मर का केमिकल से किस तरीके से उनको अलग किया जा सके, पानी का वो किस तरीके से अच्छा इस्तेमाल कर सकें जिससे वाटर स्ट्रेस या वाटर टेबल को जो है ना हम किस तरीके से ऊपर लाया जा सके। तो ये सारी चीज़ें किसानों के लिए की जा रही हैं। जल शक्ति मिशन भी एक उसी तरीके से, अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा विज़न दिया है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में करीब 65 ऐसे तालाब जो पुराने तालाब थे उनका रेनोवेशन किया जाएगा, उनको जो है ना उस स्तर पर लाया जाएगा जिससे वो वाटर ही स्टोर ना कर सकें बल्कि एक गांव के पीने की वाटर की समस्या का भी हल कर सकें, और उससे जो वाटर टेबल नीचे गई है गांव के पास में उसका रीस्टोरेशन हो सके। तो ये जल शक्ति के माध्यम से बहुत बड़ा कदम है। अब हर घर जल हो गया। अब खादी, देखिए खादी का जो आज व्यापार है, जिस तरीके से मोदी जी ने आह्वान किया खादी का, वो अब 1 लाख करोड़ से ऊपर पहुंच गया है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा, और खादी का जो पोटेंशियल है वो मेरी आज बात मान कर रखिए पूरे वर्ल्ड में फैलने वाला है, और ये करीब जो है ना 4 गुना जो है, 4 से 5 गुना है 2030 तक हो जाएगा। अब आप आइए, मैं एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जो प्रोग्रेस नहीं कर रहे थे, जो प्रधानमंत्री जी ने एक विज़न दिया, और जिस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का जो एक विज़न सामने रखा, 156 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जिसमें ज़्यादा एड दी गई। उन सारी चीज़ों पैरामीटर्स को देखा गया कि वो किस में प्रोग्रेस कर रहे हैं या नहीं। तो एक तो स्मार्ट सिटी में प्रतिस्पर्धा सबके साथ में थी सिटीज़ के, फिर एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे ज़्यादा ध्यान देकर वहाँ पर बहुत ही योग्य लोगों को जो है ना वो पोस्टिंग देकर उस मिशन में जो प्रगति हुई है वो बहुत ही सराहनीय है। और इसके साथ साथ जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के साथ साथ जो हमारा स्मार्ट सिटीज़ का जो प्रोजेक्ट है, उन दोनों के साथ में यदि हम कंजॉइन करें तो इन सभी को मेन स्ट्रीम में लाया जा सका। अब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए जिस तरीके से हमने
अपनी जो परसेंटेज ऑफ इथेनॉल, हम इथेनॉल गन्ने से बनता है, किसान की प्रोडक्ट है, जिस तरीके से उसकी ब्लेंडिंग शुरू की है पेट्रोल के साथ में, वो पहले 10% थी, उसको बढ़ाकर हमने 20%, और उसको टाइम से पहले हमने अचीव किया है। तो ये सारे जो जिस तरीके से एक ग्रीन एनर्जी या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या एक तरीके से ग्रीन कारपोरेट गवर्नेंस, ये सारी चीज़ों में, और इम्पेट्यूस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी, वो बहुत ही रिमार्केबल रहे हैं, चाहे वो इथेनॉल के माध्यम से हो या बैटरी के माध्यम से हो। क्योंकि हम नॉट ओनली निकल आयरन, अब इवन we are going to make even the iron batteries in spite of nickel. The lot of research is going on, and I think we'll be achieving that. If I forget, even science and technology, the kind of an scholarship those were given under a scheme 6 years back, it is going on, and it is bringing all the student, जो हमारे स्टूडेंट हैं वो अच्छी स्कॉलरशिप लेकर वो R&D में योगदान कर सकते हैं। लेकिन R&D में एक इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए फिर इसमें जो है ना काफ़ी अभी चीज़ें हैं जो अंडर हैंड हैं, जिनको गवर्नमेंट कर रही है। इसी तरीके से आप देखिए, अब मैं सॉफ्ट पावर की तरफ आऊँगा। आप देखिए ट्रिपल तलाक, एब्रोगेशन ऑफ 370 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, और इसी तरीके से अयोध्या मंदिर कंस्ट्रक्शन जिस तरीके से हो रहा है, और जिस तरीके से मंदिरों का पुनर्निर्माण हुआ है, और जो हमारी आस्था और धर्म के जो विषय हैं, और जो हमारी पुरानी लेगेसी और हमारी कल्चर और सभ्यता के साथ में जुड़े हुए हैं, हमारे वेदों के टाइम से, वेदों के समय से, उसको हमने आगे बढ़ाया है। और इन सभी का जो भारतवर्ष में एक योगा के थ्रू, और जो एक हमारे जो मंदिरों का महत्व है, और जो एक तरीके से जो हमारे पुराने वेद हैं उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना, और अपनी सभ्यता का जो है, जो एक तरीके से शांति के जो दूत हैं, उन सब की जो हमारी सॉफ्टवेयर जो पावर है वो जिस तरीके से पूरे विश्व में हो रही है, तो ये हमें एक तरीके से बढ़ाएगी। और साथ साथ हम जो अभी हमने जिस तरीके से ट्रांसपोर्ट का 10 ईयर्स में डीजल व्हीकल का और 15 साल में डीजल पेट्रोल व्हीकल का जिस तरीके से उनका हम डिसमेंटलिंग करेंगे, उनको हम सड़कों से हटाएंगे, तो हम एक तरीके से हम जो है वो सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ भी अग्रसर हो रहे हैं। क्योंकि सर्कुलर इकोनॉमी का योगदान भारतवर्ष को सेल्फ रिलायंट बनाने में बहुत ज़्यादा। देखिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन मैं इसको यहीं पर नहीं रोकूंगा, आगे भी बढ़ाऊंगा। अब भारत का अभी हमारे प्रधानमंत्री जी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्कीम गति शक्ति, हमारा जो सप्लाई चेन पे जो खर्चा था वो बहुत ज़्यादा था। ये हमारा जो खर्चा है करीब वो 14 से 15-16% तक जाता है सप्लाई चेन में। पैंडेमिक में देखा कि भारतवर्ष ने बहुत ही उन्नति की, न सिर्फ 2 वैक्सीन बनाकर और अपनी इतनी बड़ी पॉपुलेशन को, और भारतवर्ष में पैंडेमिक का सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे कम प्रभाव पैंडेमिक का पड़ा, और भारत सबसे रेजिलिएंट साबित हुआ है पैंडेमिक के अगेंस्ट, ये सबको विदित है। ना सिर्फ रिकॉर्ड टाइम में वैक्सीन बनाकर भारत ने फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में अपने विश्व में एक लीडरशिप पैदा कर दी है, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी में, इसी तरीके से फार्मास्यूटिकल में, अब इसी तरीके से रोड कंस्ट्रक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक तरीके से लीडरशिप ली है, स्टार्टअप में एक लीडरशिप ली है। इसी तरीके से हम जल के स्ट्रेस में लेना चाहते हैं और अपने सप्लाई चेन को सुदृढ़ करना चाहते हैं। तो इसमें एक गति शक्ति स्कीम चलाई है, जिसमें सब मिनिस्ट्रीज़ को एक साथ जोड़कर एक साथ जो प्रोग्रेस के हमारे दायरे हैं और जो आगे का हमारा डेवलपमेंट का एजेंडा है, वो बिल्कुल एक सिनर्जिक तरीके से, एक इंटीग्रेटेड तरीके से हम आगे ले जा सकें। और इसका यही है कि हम 2025-2026 तक यदि हम अपने सप्लाई चेन की कॉस्ट 14-15% से घटाकर यदि 9 या 8% की तरफ लाते हैं, तो उसका योगदान उसी तरीके से हमारे जीडीपी में होगा। अब भाइयों में एक और चीज़, शेयर मार्केट, यदि आज आप देखेंगे कि हमारे शेयर मार्केट का कैपिटलाइजेशन हमारी जीडीपी से भी ज़्यादा हो गया है, ये शो करता है कि कितना इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस भारतवर्ष में है और हमारी कंपनी किस तरीके से अच्छी कर रहे हैं।
हमारे बिजनेसेस अब एक तरीके से एनपीए से उभर कर आ रहे हैं। आईबीसी ने करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपया वो रिकवर कर चुकी हैं, और भी काफ़ी आगे जो रिकवरी की संभावनाएं बढ़ी हैं। एनपीएस में रूल्स में काफ़ी चेंज हुए हैं, आईबीसी में चेंजेस लाए गए हैं। अभी आगे भी ज़रूरत है कि इसमें हम और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे जिससे बैंकों को सुदृढ़ किया जा सके। लेकिन अब बेड बैंक जिस तरीके से बनाए गए हैं, एआरसी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, और जो भारत की गवर्नमेंट ने जो 2 कंपनी बनाई हैं, एक तो डेट को लेकर वो बेड बैंक्स उनको अलॉट करेगी एआरसीज को, और दूसरी भारतीय गवर्नमेंट की एनएसीआरएल, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन लिमिटेड, एंड वन इज नेशनल डेट डेट स्टेबलाइजेशन, और एक तरीके से जो है ना डेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। ये जो दोनों की दोनों जो हैं ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगी, और हम जो हैं ये एक तरीके से जो एनपीए की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। अब कहाँ पर ज़रूरत है, अब मैं आ रहा हूँ कि ये तो सारी उपलब्धियाँ हम लोगों ने कर ली हैं। यदि कोई उपलब्धि बनी है तो मैं अपने नोट्स को रेफ़र कर रहा हूँ। यदि कुछ छूटा है, अयोध्या टेम्पल, हाँ न्यूक्लियर एनर्जी की मैं बात करनी चाहूँगा क्योंकि बहुत बड़ी उपलब्धि वहाँ पर करी है। न्यूक्लियर एनर्जी में जितने रिएक्टर बन रहे थे भारतवर्ष में, उससे ज़्यादा 10 और रिएक्टर की जो है वो परमिशन दी जा चुकी है भारत के, जहाँ पर PHWR जो हमारे प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, हमारी DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और NAPCL हमारी जो है ये एक तरीके से न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन, NAPCL न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NAPCIL के तहत जो बन रहे थे। EDF जैतपुर में सबसे बड़ा जो एक रिएक्टर साइट को डेवलप करने जा रही है, और इस तरीके से काफ़ी और चीज़ें हैं। यदि हम NSG के न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप के मेंबर बन जाएंगे, MTCR के हम मेंबर बन चुके हैं। काफ़ी फ्यूल जो है ना वो बाहर से आता है। हमारा जो जो थोरियम रिएक्टर है FBTR, जो टेस्ट रिएक्टर है, वो जल्दी कमीशन होने वाला है इस साल के अंत तक या अगले साल के शुरू में। तो हमारे पास में थोरियम के बहुत बड़े डिपॉजिट्स हैं, और उससे हमें न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में न सिर्फ जो मिक्स्ड एनर्जी बास्केट है उसमें एक बहुत बड़ी स्टेबिलिटी हमें मिलेगी। रिन्यूएबल एनर्जी के साथ जो न्यूक्लियर का जो प्रावधान है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, उसकी सिनर्जी बहुत अच्छी तरीके से, और जो वहाँ पर हमारे ट्रांसमिशन लाइन्स हैं उनको चेंज करने की ज़रूरत नहीं बनती है। तो ये सिनर्जी जो मस्ट है, इस विजन को ध्यान में रखते हुए आगे रख के बढ़ाई है। और इसी तरीके से जो है क्लीन हाइड्रोजन को बनाने के लिए, यदि हाइड्रोजन के प्रोडक्शन में हम इलेक्ट्रोलाइज़र यहाँ पर बना रहे हैं, इसी तरीके से हम सेमीकंडक्टर बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रोलाइज़र यदि हम बनाएंगे और फिर जो हम वाटर का यूज़ करेंगे, यदि उसको प्रोड्यूस करने में भी हम रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करेंगे या न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ करेंगे, यदि न्यूक्लियर एनर्जी को हम प्रोड्यूस करेंगे SMR, स्मॉल एंड स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर्स के जो एडवांस डिज़ाइन आ रहे हैं, उसका हम प्रयोग करके क्लीन ग्रीन हाइड्रोजन यदि हम बनाएंगे, उसका बहुत फ़ायदा हमारे भारतवर्ष को होने वाला है। तो यहाँ पर भी हमने बहुत बड़ी उपलब्धि करी है। वैक्सीन का मैं बोल चुका हूँ। सुभाष चंद्र बोस, जैसे अब आप देखिए सरदार पटेल का सबसे ऊंचा जो हमने स्टेचू बनाया है, और वो जिस तरीके से नर्मदा के चारों तरफ हमने एक उसको टूरिस्ट सेंटर बनाया है, इसका बहुत प्रभाव हमारी यंग जनरेशन में अपनी लीगेसी और अपने जो लीडर्स हैं उनको करने में। इसी तरीके से सुभाष चंद्र बोस, उनकी जो हमने एक अपने आइलैंड्स को अंडमान निकोबार में उनके नाम पर किया है, और जिस तरीके से हमने लाल किले में उनका जो है ना संग्रहालय शुरू किया है, और जिस तरीके से उनकी मूर्ति को हमने स्थापित किया है, राजपथ को बुलाकर एक कर्मपथ की तरीके से जो हमने घोषित किया है, ये सब इस चीज़ की तरफ है कि अब हम एक कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल चाहते हैं। और इसी के उसमें आह्वान किया है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। जो हमारे 5 प्रण हैं वो यूथ के लिए, उन 5 प्रण में जो है ना हम अपने पीछे के महत्व को समझ सके, अपनी लीगेसी धरोहर पर हम पूरा विश्वास कर सके, कॉलोनियल माइंडसेट को हम छोड़ सके, अपनी कैपेबिलिटीज़ में विश्वास कर सके
कि अपनी यूनिटी को हम किस तरीके से एकत्रित कर सके और फिर किस तरीके से हम सक्षम हों कि हम प्रोडक्टिविटी के साथ में हम आगे जो है ना बढ़कर वो अमृत काल में एक तरीके से एक बहुत ही सुदृढ़ और स्ट्रॉन्ग नेशन, एक लिवेबल कंट्री हम जो है ना बन जाएं, जहाँ पर लिविंग इंडेक्स जो है ना बहुत हमारा इम्प्रूव हो जाए, हमारे जो हेल्थ और हमारे जो न्यूट्रिशन के इंडेक्स हैं उसमें भी हम काफ़ी इम्प्रूव करें। तो इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यदि मैं देखता हूँ तो हमारे बहुत ही योगदान जो है वो पिछले 8 साल में हुआ है। पर थोड़ा सा मैं अब बात करूँगा साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा चैलेंज है, जहाँ पर कुछ रूल्स फ्रेम किए गए हैं, काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सुदृढ़ किया गया है, लेकिन ये थ्रेट अभी भी है। हमें अपने रूल्स को रिवाइज करना पड़ेगा। इसी तरीके से हम ऑलरेडी उनको बना रहे हैं, इम्प्रूव कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो है ना डाटा प्रोटेक्शन एंड डाटा प्राइवेसी को भी हम नया बिल लेकर आ रहे हैं और उसको कनेक्ट करेंगे उसी के साथ में जो हमारे साइबर प्रोटेक्शन के, साइबर डिफेंस ऑफ इंडिया के रूल्स रेगुलेशंस होंगे। तो ये जल्दी ही हम पार्लियामेंट में टेबल मेरे ख्याल से गवर्नमेंट करेगी और ये बहुत ही एक फ्यूचरिस्टिक है कि हम अडॉप्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, भारतवर्ष दिखा चुका है डिजिटल टेक्नोलॉजी और दूसरी टेक्नोलॉजी को जिस तरीके से भारत ने अडॉप्ट किया है, जिस तरीके से यूज़ किया है, उन सभी को पता है कि भारतवर्ष लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में सक्षम है, क्योंकि यहाँ पर लोग स्किल हैं, मेहनती है। आज डिविडेंड डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे साथ में है, जो आगे कम से कम 30 से 40 साल, 3 से 4 डिकेड हमारे साथ चलने वाला है। और मुझे ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है, क्योंकि मैं एक बुक लिख चुका हूँ कि इंडिया विल बी ए $20 trillion US economy by 2035-40. It is achievable. We are going to achieve it. We are going to achieve 5 trillion economy in spite of pandemic setback which was there by 2025-2026 and $10 trillion by 2030-2031. These are the pragmatic steps, and let me tell you, by 2030 we'll also become the third largest economy, not only in purchase power parity but in actual GDP sense. And then by 2050 will be the second largest economy. But I am sure of it, if India is going to utilize the demographic dividends, resources available with us, and the kind of an skilling we are creating, I think we can become number one economy in the future. So with this, enormous progress has been made by India in last 8 years. The credit goes to Narendra Modi, because he is taken as a leader from the front, serving as a Pradhan Sevak of the country, and I am sure the government is moving in right direction. There are so many competent, able ministers, and the entire apparatus of the governance is going in the right direction. There are many things which are to be improved. There are many things are yet to be done. That I'll be speaking in my second video. Till then, thank you very much. और आपके मेरे वीडियो को देखने के लिए, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को आप लाइक करिए और मेरे चैनल पल्स बीट ऑफ इंडिया को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।